हेलो फ्रेंड्स, एडू नामा में आपका स्वागत है। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी 38वीं से लेकर 69वीं तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 तक अपलोड किया था। उसके बाद हम पार्ट 4 में 451 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 451 नंबर के रूप में, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये 452 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जून 1948 तक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि जो निचले सदन है, उसमें यह घोषणा किया कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हो गए, उसको सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। 31 दिसंबर 1922 को टेकोरी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने, यहाँ पे जो गया का टेकारी है, आप जानते हैं गया के टेकारी पैलेस में हुई बैठक में चित्तरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसका नाम क्या रखा गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री जयराम दास दौलतराम। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जो 1930 से लेकर 1934 तक चला। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार यानी नॉर्थ बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय, यानी कि जो उस समय मुंगेर जिला में था, उसमें स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए थे, यानी कि हटे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर महत्व दिया? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क को महत्व दिया था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन का उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीतिक, यानी कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स था, उससे स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। कब? तो सितंबर 1932, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 456 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने कहां पे लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली थे। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि साइमन कमीशन कब गठन हुआ? तो 1927 में। इसको याद रखें, साइमन कमीशन गठन हुआ 1927 और भारत में बॉम्बे में आया कब? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 1928 को आया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के है, जो उसी का रिपोर्ट ये बना रहा था। ठीक है, और मई 1930 में इसका साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 ब्रिटिश सदस्य थे। ये वाइट कमीशन था। तो मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे उस समय। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में कहां पे? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया था।
सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस वहां पे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, तीनों में भाग लिए थे। और गांधी जी एकमात्र द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे, लंदन में, उसमें बस भाग लेने गए थे जहाज राजपूत से। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपको हमने बताया कि B.R. अम्बेडकर है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और तीनों कहाँ हुआ था? लंदन में। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जानते हैं 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, 5 मार्च 1931, इसको याद रखें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप था उन्हें रिहा नहीं किया गया, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, ये सब मिल गया। समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराशा किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। 459 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है टीचर वाला में भी एग्जाम में। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन 9 दिसंबर 2023 को। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस है जो इसमें सम्मिलित पहले में नहीं हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में, कहाँ पे? लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। तो एकमात्र द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड वाला, जिसमें है जो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन 462 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आप जानते हैं इसमें एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय में सिर्फ भाग लिए थे, और प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए, सिर्फ द्वितीय में। तो इसका पूछा है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रह गया? तो इसका आंसर हो जाए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया, और पूना पैक्ट को है जो
पूना पैक्ट लागू किया गया, जिसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों ने साथ मिलकर के मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता में है जो पूना पैक्ट पे साइन किया 1932 में, सितंबर 1932 में। और दलित वर्ग को है जो एक आरक्षण की व्यवस्था देने के लिए, सीट का आरक्षण देने के लिए गांधी जी ने वादा किया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो इसका आंसर लंदन हो जाएगा, ऑप्शन ए लंदन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे थे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। 465 नंबर क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिपिन बिहारी वर्मा थे, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो आपको पता है कि है जो 24 सितंबर 1932 को। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया गया। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को जो मध्यस्थता किया था किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इस समझौते यह कहाँ पे हुआ था? पुणे, यरवदा जेल, पुणे। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और इसी के बाद है जो इसी समझौता में है जो शामिल किया गया कि कांग्रेस है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ दिन के लिए रोकेगी और गांधी जी है जो पार्टिसिपेट किए, यानी कि कांग्रेस पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे? लंदन में। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो इसका आंसर इरविन गांधी समझौता हुआ था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पचांड यानी कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप बनाया गया था अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए यानी अनटचेबल्स के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता था। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता क्या था? तो जहां से जैसे कि अगर मुस्लिम का वहां पे मेजोरिटी है तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, ठीक है, और मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम तो खड़ा होगा चाहे वो हिंदू हो यहाँ चाहे तो मुस्लिम हो, वोट तो उसी को देगा, ठीक है, इस तरीके से था। मुसलमान और सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो इसका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पूना पैक्ट का उद्देश्य था। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। 471 नंबर क्वेश्चन,
सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये क्रमशः 71 और 148, जैसा आपने ऊपर देखा था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत जर्नल यानी कि जो न्यूज़पेपर टाइप का रहता था, पत्रिका, किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और एक कब बनाई थी? जुलाई 1924 में। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व यानी कि जो लैंड ऑनर या जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाए कार्यकारिणी कमेटी 1937। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए हो जाए कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने कब 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 474 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में की गई, सर विलियम जोन्स के द्वारा। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए पहले क्या हुआ, 12 मार्च, ठीक है, 1930 से लेकर 6 अप्रैल, ठीक है, से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ? तो ये दांडी मार्च हुआ, ठीक है। और पुनः समझौता जानते हैं 24 सितंबर 1932। साइमन आयोग का गठन अगर पूछेगा तो 1927, और भारत में आया तो 3 फरवरी 1928, ठीक है। और गांधी इरविन ये 28 है। गांधी इरविन समझौता जानते हैं 5 मार्च 1931, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे 1930 है, यहाँ पे 1932 है, यहाँ पे गांधी इरविन 1931 है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन कमीशन, ठीक है। ऑप्शन बी वाले को इसको काट लीजिए। ऑप्शन बी, इसको या तो BADC होगा या BACD होगा। अब बी के बाद ए तो मस्ट है। तो यानी कि देखिए 1930 में, 1927 28 के बाद का वो दांडी मार्च हुआ 1930 में। उसके बाद मार्च से अप्रैल तक सितंबर में होगा, सितंबर 1932 में ये होगा पुनः समझौता। तो तीसरा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 5 मार्च 1931 को, यानी कि BADC हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ मिलान करने के लिए देख सकते हैं मिला हुआ है। दांडी मार्च 1930, साइमन आयोग का गठन हुआ 1927, पुनः समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अतः BADC ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैसा हमने मिलाया। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये लॉर्ड इरविन के समय, क्योंकि उस समय इरविन था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को है जो गांधी जी, ये सॉरी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और उसमें लॉर्ड इरविन, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। और अगले 12-18 दिन में है जो 28 दिन, 1 मिनट, 5 मार्च को, हाँ 5 मार्च को 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। और 23 मार्च को, 1931 को है जो फांसी की सजा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं इस समय लॉर्ड इरविन ही था। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन, इसका कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 तक था। इसके कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था?
तो इसका आंसर जोरावर सिंह हो जाएगा, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह एक डोगरा जनरल था जिन्होंने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक था और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और यही किश्तवाड़ है जहां से है जो आपको ये केसर का प्रोडक्शन होता है, किश्तवाड़ जिला। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है ईरान में, और पूरे भारत में जम्मू कश्मीर। गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं था? तो ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कहा गया था। और ये देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा पंचशील साइन कब हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में? 1954 में। तो वे पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्षता यानी कि नन अलाइंड मूवमेंट नैम में विश्वास रखने वाले थे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। तो पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1929 में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ पे? तो पटना में। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कब? तो 1934 में। और इसको ध्यान रहे, इसको याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, और इसके अध्यक्ष आचार्य विनोबा भावे और महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 482 नंबर क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय होगा, और ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को कहाँ पे? बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय 1920 में, और इसके उपाध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री बने दीवान चमनलाल बजाज। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में हुआ, नागपुर अधिवेशन में। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो 1929 में बना, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूछ देगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसको याद रखें। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये 1926 से लेकर 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में
ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आपने देखा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। और ये कहाँ पे? पटना में। और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य इसमें थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि इसमें शामिल थी। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, रिपीट करके देख सकते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन कब हुआ? 1934। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कह रहा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। और कब हुआ? 1931 में। और यही है जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गया कब? 1934 में। और इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव बने जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनका उपनाम है लोकनायक, जबकि लोकमान्य किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब? 1999 में। और ये एक और भी था यहाँ पे, इसको भी याद रखें कि लोकहितवादी। हाँ, लोकहितवादी किसको कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से हिटलर बुलाता था। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाए अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी कि लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। लाहौर के किले जेल से कब ये निकले थे? रिहा हुए थे 12 अप्रैल 1946 को। उसके बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखें। 1938 में, कब? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन जो फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसमें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी सेशन 1939 में। और वही 1939 में है जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कांग्रेस के अंदर ही गठन कर लिया। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर 1935 का अधिनियम हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों जैसे कि मद्रास में 65% मत के साथ 215 में से 159 सीट, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत और बरार में 61%
मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है। कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहा था। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, पंजाब और सिंध। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, कहाँ पे 6 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम, पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो ये अयोध्या सिंह का पुस्तक है। भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर का कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ और इंडिया यूनियन की स्थापना किया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल था। और गुलामी का जंजीर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 एक्ट को। और जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो है जो बिना, इसमें इंजन तो है, सॉरी इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया। इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि देशीय नरेशों यानी देशी राजाओं के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। 1927 में आया था बटलर कमेटी। उसका उद्देश्य क्या था? तो ये था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारने के लिए आया था बटलर कमेटी। 1927 में आया था। बटलर समिति का गठन 1927 में 1927 में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। भारतीय रियासत समिति किसे कहते हैं? तो बटलर समिति को कहते हैं। 1927 में गठन हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस में पीपल्स का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो बलवंत राय मेहता। इसका आंसर याद रखें। इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल। ठीक है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था, सितंबर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। रेड शर्ट्स मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था और इनका
खुदाई खिदमतगार भी संस्था चलती थी और ये अहिंसा को फॉलो करते थे गांधी जी की तरह। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रहमत अली हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने कहाँ पे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र था चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसमें उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था, जैसे कि पंजाब, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर, ए से सिंध, तान से बलूचिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। 499 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। चीना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। 501 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर ब्रह्मदत्त हो जाएगा। पहले थे आचार्य विनोबा भावे, पहले थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। वर्ष 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था। इसमें विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाए विनोबा भावे ने, और यही क्वेश्चन दरोगा मेंस एग्जाम में रिपीट किया गया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी या कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा। और विनोबा भावे को पहला एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1957 में। 505 नंबर क्वेश्चन, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा था? तो एच.जी. किन्स ने ये लिखा था। एच.जी. किन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह सूरी के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था जनवरी 1946 में। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, सेम क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू खाली स्थान पूछा है कि एस गोपाल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस गोपाल। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखा है? तो एस गोपाल ने लिखा है कि एस गोपाल ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया था। यह कथन एस गोपाल का है। अगला क्वेश्चन 510 नंबर। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है? तो यह लिखा है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसको खोना नहीं चाहिए। 511 नंबर क्वेश्चन। किस घटना और किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह है जो इन दो घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के बीच के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा किया कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। 512 नंबर क्वेश्चन। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल था। दूसरा ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल शामिल था। बिहार तीसरा और चौथा ओडिशा था। 514 नंबर क्वेश्चन। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो यह है जो रॉबर्ट मोंटगोमरी, ऑप्शन हो जाए रॉबर्ट मोंटगोमरी, एक ब्रिटिश अधिकारी था। रॉबर्ट मोंटगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना किया कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। अगला क्वेश्चन 515। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाए दरभंगा के राजा। वर्ष 1888 में
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता किया था। और आपको याद रखना है कि 1888 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये जो इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद में जॉर्ज यूले था जो प्रथम अंग्रेज था जो बना था इसका कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम है जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 2 3 यानी कि लगभग उसमें 450 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने का प्रयास किया है। और यदि आपने मॉडर्न ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बिहार स्पेशल भी कंप्लीट करा दिया है और ये आने वाले जो बिहार बीपीएससी का टीचर का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और 70th बीपीएससी पीटी या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के अन्य सभी एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहले आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 516 नंबर क्वेश्चन कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो इसका आंसर हो रहा है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर, कौन था उस समय? WG आर्चर उसका कलेक्टर था पटना का। इन्होंने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हुए। 7 छात्र शहीद हुए थे। सूर्योदय शब्द का प्रयोग, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाए महात्मा गांधी हो जाएगा। सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्द, सर्व मतलब होता है सबका और उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। तो अनटू द लास्ट किसने लिखा था? तो जॉन रस्किन की बुक है। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एवं आज थोड़ा तबीयत खराब है जिस कारण से आवाज़ सही नहीं जा रहा है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स मिशन भारत में 3 सप्ताह रहे। जो स्टेफर्ड क्रिप्स था, जो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था, वो भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942। और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा किया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि यह एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि पोस्ट डेटेड चेक के उत्तर तिथीय चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। याद रखें डिफरेंस। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942, ऑप्शन ए। 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है,
इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य मुख्य नेताओं जो अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी और मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कहां किया गया था? तो इसका आगा खान पैलेस पूना में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, प्राण दे देंगे। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के जितने भी सारे सेशन हुए उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और 1940 में रामगढ़ सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, रामगढ़ झारखंड में, उसी के सबसे पहले यह मतलब कि उस समय अध्यक्ष बने थे। और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मात्र 23 वर्ष की उम्र में। और भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पे। और 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आजाद ने। तो फ्रेंड्स, चैनल पे आप जाकर के यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2024 में अपडेटेड बुक है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार के इतिहास, घटना चक्र बीपीएससी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक बार, जो सारे टॉपिक है उसको आप एक बार देख सकते हैं। 13 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है, 14वां वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और चैनल पे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तबीयत थोड़ा खराब होने के कारण, जिस कारण से हम पूरे वीडियो कंप्लीट न कर पाए, अभी रिमेनिंग 70-75 क्वेश्चन और है जिसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।